बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर है 70-740 का इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग विंडोज सर्वर 2012। और इसके अंदर हम आज क्या कवर करेंगे उसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके, इस लेक्चर में हम आज जैसे कि हमने प्रीवियसली विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी का एक एनवायरनमेंट खड़ा किया था, हमने एक बेसिक विंडोज़ इंस्टॉल विंडो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की थी। और एक्टिव डायरेक्टरी के बाद हमारा जो सबसे पहला काम है वो होगा, हम इसमें आज यूज़र अकाउंट्स मैनेज करेंगे कि यूज़र अकाउंट बनते कैसे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी में जो ग्रुप्स हम क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स होते क्या हैं, ग्रुप्स की टाइप्स क्या होती हैं, इनका स्कोप क्या होता है। और उसके बाद हम कंप्यूटर अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे कि जब एक एक्टिव डायरेक्टरी पे आप किसी कंप्यूटर को ज्वाइन करवाते हैं वो किस तरह ज्वाइन होता है, और उस कंप्यूटर का अकाउंट एक्टिव डायरेक्टरी में कहाँ क्रिएट होता है। और उसके बाद हम ओयूज़ के बारे में बात करेंगे कि ओयूज़ कैसे बनते हैं, डिफरेंट ओयूज़ बनाएंगे, चाइल्ड ओयूज़, पेरेंट ओयूज़। और उसके बाद हम डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि एक ओयू के ऊपर आप किसी भी यूज़र को राइट्स कैसे दे सकते हैं कि वो उस ओयू के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल अदा करे। ठीक है, तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट की तरफ। जो हमारा फर्स्ट है आज, यूज़र अकाउंट। अच्छा, यूज़र अकाउंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूज़र अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जब भी एक यूज़र है, कोई क्लाइंट है आपका, एक फिजिकल यूज़र है जो आपके एक्टिव डायरेक्टरी के एनवायरनमेंट पर लॉगिन करना चाहता है ताकि उसके रिसोर्स को एक्सेस कर सके, डोमेन पर लॉगिन कर सके, तो उसके लिए उसको एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपको एक यूज़र अकाउंट बना के देना होता है। ठीक है, अगर उसके पास एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूज़र अकाउंट नहीं है तो वो आपके डोमेन एनवायरनमेंट पर लॉगिन नहीं कर सकता। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, यूज़र रिक्वायर्स एन एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र ऑब्जेक्ट टू लॉग ऑन टू द कंप्यूटर और टू द डोमेन। चाहे वो उसने कंप्यूटर पर लॉगिन करना है, ठीक है, जिस कंप्यूटर को हमने डोमेन ज्वाइन करवाई हुई है, या उसने डोमेन पे लॉगिन करना है या किसी रिसोर्स को यूज़ करना है, तो उसके लिए एक यूज़र का एक अकाउंट एक्टिव डायरेक्टरी पे लाजमी मौजूद होना चाहिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूज़र। और एडमिनिस्ट्रेशन के इस बंदे का यूज़र अकाउंट बना दें, तो आप वो यूज़र अकाउंट बनाते हैं जो स्टैब्लिश करता है उसकी आइडेंटिटी को। ठीक है, और उस आइडेंटिटी को फिर उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके, क्योंकि वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है, और उसको ऑथेंटिकेट करवाता है आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के इन्वायरमेंट के ऊपर। ओके, यूज़र अकाउंट दो तरह के होते हैं। एक एक तो यूज़र अकाउंट होता है जो कि यूज़र अकाउंट जो यूज़र लॉगिन करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, और एक एक ऐसा भी यूज़र अकाउंट हम बनाते हैं जो जिसे हम सर्विस अकाउंट भी कहते हैं। सर्विस अकाउंट्स एप्लीकेशंस के लिए होता है। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो किसी, अगर आपने उन्हें डोमेन पे रन करना है और अगर आपने डोमेन के एनवायरनमेंट से उसको इंटीग्रेट करना है, तो उसको लॉगिन करने के लिए डोमेन पे जाहिर बात है एक यूज़र अकाउंट चाहिए। तो वो यूज़र अकाउंट आप किसी स्पेशल बंदे का यूज़र अकाउंट नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि उसमें मसले पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी बंदे का यूज़र अकाउंट दे देंगे तो वो पासवर्ड उसका रीसेट हो सकता है, उसका पासवर्ड चेंज हो सकता है, वो पासवर्ड अपना चेंज कर सकता है। तो सर्विस अकाउंट ऐसे होते हैं जिनके पासवर्ड चेंज नहीं होते, आप उन्हें उसके पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे कर देते हैं और उसका पासवर्ड आप रीसेट नहीं करते, ताकि वो जो सर्विस है, वो जो एप्लीकेशन है, आपके डोमेन एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को यूज कर सके और उस पर लॉगिन होके डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो यूज़र अकाउंट जो होते हैं वो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी पे डोमेन एनवायरनमेंट में लॉगिन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यूज़र अकाउंट के बाद आपका होता है एक कंप्यूटर अकाउंट्स। अब कंप्यूटर अकाउंट क्या होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक यूज़र को डोमेन पे लॉगिन करने के लिए एक कंप्यूटर चाहिए। अगर उसके पास कंप्यूटर है तो सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो उस कंप्यूटर को डोमेन ज्वाइन करेगा। वी हैव टू ज्वाइन टू डोमेन a computer to our domain so that user can log in with their accounts, AD अकाउंट। जो हमने AD अकाउंट उसको बना के दिया है, तो वो अगर कंप्यूटर डोमेन पे ज्वाइन है तो वो उस डोमेन पे लॉगिन कर सकता है और अपने डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। ओके, like user accounts, computer accounts provide means to authentication and auditing to the computer access to the network and its access to the domain resource। लाइक अ यूज़र अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक यूज़र है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक कंप्यूटर है और ये आपकी डोमेन है। ठीक है, अगर आपके इस कंप्यूटर को इस डोमेन पे लॉगिन करना है, इसके रिसोर्स को यूज़ करना है, तो इस कंप्यूटर को डोमेन पे ज्वाइन होना पड़ेगा। अगर ये डोमेन पे आपका ज्वाइन होता है, जो ज्वाइंड है,
तो एक यूजर जो है, जो आपने अभी बनाया है यूजर, वो यूजर इस कंप्यूटर को यूज करते हुए अपना लॉगिन आईडी इधर प्रोवाइड करेगा और उसके बाद वो अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के एनवायरनमेंट पर लॉगिन हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि यूजर अकाउंट इंपॉर्टेंट है उसी तरह आपके कंप्यूटर अकाउंट्स भी इंपॉर्टेंट है। जब एक कंप्यूटर आप डोमेन पे ज्वाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका भी एक आपको आइकन नजर आ जाएगा एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आइकन नजर आ जाएगा और आप मैन्युअली भी उस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में या लैब में जब मैं जाऊंगा तो मैं आपको इन चीज़ों के बारे में फिजिकली व्यू दूंगा कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं और कैसे हम इनको क्रिएट करते हैं। ठीक, अब जैसे एक यूजर हमने क्रिएट कर दिया है, एक कंप्यूटर है हमारा, हमने उसे डोमेन पे ज्वाइन करवा दिया है। अब एक यूजर उस कंप्यूटर को लॉगिन करते हुए उस कंप्यूटर पे डोमेन अकाउंट और यूजर नेम पासवर्ड देते हुए लॉगिन कर सकता है। तो उसके बाद जो हमने उसको राइट्स दिए हैं, डिफरेंट राइट्स, डिफरेंट परमिशंस जो उसको साइन की हैं, उन परमिशंस को वो यूज कर सकता है। ओके, अकाउंट के बाद, यूजर अकाउंट के बाद या कंप्यूटर अकाउंट के बाद आते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स क्या होता है? ग्रुप्स मल्टीपल यूजर या मल्टीपल कंप्यूटर सेट को आप एक ही ग्रुप में ऐड कर देते हैं, एक ही उसका जैसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 1 2 3 4 5 यूजर्स हैं और सारे एचआर रिलेटेड यूजर हैं। ठीक है, अब इन सबको एक ही तरह का एक्सेस चाहिए, एक ही तरह की परमिशंस लगनी है, इन पे एक ही तरह का काम होना है, इन यूजर ने एक ही तरह का काम करना है। तो बजाय इसके कि आप हर यूजर पे अलग अलग परमिशंस डिसाइड करें और अलग अलग उस पर राइट्स दें, आप क्या करते हैं, आप इन सब के लिए एक ही ग्रुप बना देते हैं एचआर के नाम से। ठीक है, अब इस ग्रुप के अंदर इन सारे यूजर्स को आप ऐड कर देते हैं, इनका मेंबर बना देते हैं। तो जो भी परमिशन आप इस ग्रुप पे असाइन करेंगे वो ऑटोमेटिकली इन सारे मेंबर्स पर असाइन हो जाएगी। ओके, और आप डेफिनेशन में भी इसका थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि यूजर्स और कंप्यूटर की जो कलेक्शन होती है, ठीक है, उसको हम ग्रुप में, सिक्योरिटी ग्रुप में, अब सिक्योरिटी ग्रुप क्या है वो मैं अगले टैब में आपको बताता हूँ कि ग्रुप्स की टाइप क्या है। तो आप उसे ग्रुप में ऐड कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप अप्रोप्रिएट परमिशन उसको साइज कर सकते हैं कि कौन सी परमिशन उसको साइन हो, स्पेसिफिक रिसोर्स उसके लिए साइन कर सकते हैं, ये कौन सी फाइल उसके लिए शेयर है, कौन सी फाइल को वो एक्सेस कर सकता है, किस प्रिंटर पे वो एक्सेस कर सकता है। ये डिफरेंट तरह की सेटिंग्स हैं जो आप एक ग्रुप के ऊपर या मल्टीपल ग्रुप्स को साइन करते हैं। ओके, और ये एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है अपना एक्टिव डायरेक्टरी का, उसके लिए भी बहुत इजी है कि बजाय इसके कि वो एक एक यूज़र पे परमिशंस दे और सेम परमिशन एक एक यूज़र पे जाके साइन करे, वो उन सब के लिए ग्रुप बना देता है और उस ग्रुप पे वो परमिशंस लगाता है जो ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो जाती है। ठीक है, बजाय इसके कि वो इंडिविजुअल यूज़र पे जाके एक एक चीज़ को सेट करे, एक एक चीज़ को अप्लाई करे या एक एक चीज़ पे वो काम करे। ओके, अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप्स हैं वो मल्टीपल यूजर्स को, मल्टीपल जो क्लाइंट्स, यूजर या कंप्यूटर्स अकाउंट है उनका मजमुआ होता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ मल्टीपल यूजर्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 यूजर्स हैं। ठीक है, अब मुझे अगर कोई परमिशन देनी है, मुझे कोई काम करना है, या मुझे इन 6 के 6 यूजर के साथ कोई फाइल शेयर करनी है, मुझे कोई डाटा इनको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो क्या मैं इंडिविजुअल जाके इन पे एक एक करके उनको राइट दूंगा, एक एक करके फोल्डर में उसको ऐड करूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इनका एक अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप बना लूंगा। जब मैं ग्रुप बना लूंगा तो मेरे लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा कि मुझे जो भी परमिशन रिक्वायर्ड है, जो भी मैंने फाइल शेयर करनी है, वो मैं इस पूरे ग्रुप के साथ कर दूं। जब ये पूरे ग्रुप के साथ हो जाएगी तो ये जितने भी लोग हैं जो साइड पे हैं, जो इसके मेंबर बन जाएंगे, तो सारी परमिशन इन सबको मिल जाएगी। और फिर इन फ्यूचर मैं अगर आगे भी मुझे कोई परमिशन देनी है, आगे भी मुझे कोई रोल देना है, तो मैं इस पूरे ग्रुप पे साइन करूंगा और वो ऑटोमेटिकली इन पे हो जाएंगे। अगर मुझे कोई मैंने राइट्स दिए थे वो मुझे वापस लेने हैं, या मुझे अब वो राइट इनको नहीं देने, तो मैं उसी तरह इस यूजर को उन राइट से, उन परमिशन से रिमूव करूंगा, तो ऑटोमेटिकली इनसे वो रिमूव हो जाएंगे। ओके, अच्छा, जो यूजर होता है वो एक ही टाइम पे, फॉर एग्जांपल ये एक यूजर है, ये एक ही टाइम पे मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर हो सकता है। ओके, ये लाजमी नहीं है कि एक यूजर है वो सिर्फ एक ही ग्रुप का मेंबर हो सकता है या किसी एक ही ग्रुप के साथ ऑथेंटिकेट, वो किसी भी ग्रुप का, आपके मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर हो सकता है। और कोई एक ग्रुप वो भी आगे मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर हो सकता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक यूजर है, ये मेंबर है ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का।
ग्रुप 1 आगे किसी और ग्रुप का मेंबर नहीं है, लेकिन जो ग्रुप 2 है वो ग्रुप 3 का और 4 का भी 5 का भी मेंबर है, और जो ग्रुप 5 है वो 7 का, इसका भी मेंबर है, इसका भी मेंबर है, और ये आगे जाके ग्रुप बी के मेंबर है। तो ऑटोमेटिकली जो ग्रुप बी है, फॉर एग्जांपल जो ग्रुप बी है उसके अंदर ये ग्रुप बी आ रहा है, ये भी उसका मेंबर है, ये भी उसका मेंबर है, ये भी उसका मेंबर है, और ये भी इसका मेंबर है। तो अगर मैंने कोई राइट्स हैं या कोई परमिशन है जो मैंने इन यूजर्स के साथ भी शेयर करनी है, इनके साथ भी, इनके साथ भी, इनके साथ भी, तो बजाय इसके कि मैं सिंगल सिंगल इन ग्रुप्स को ऐड करूं, मैं अगर इस पे वो परमिशन असाइन कर दूंगा, तो जितने भी मेरे यूजर हैं, जितने भी मेरे इस ग्रुप के अंदर ग्रुप्स हैं या यूजर्स हैं, वो सारी परमिशन ऑटोमेटिकली इन सब पे असाइन हो जाएगी। तो ये हम इस तरह मैनेज करते हैं अपने यूजर्स को, अपने ग्रुप्स को, मल्टीपल उनके चंक्स बना लेते हैं ताकि हम उन चंक्स को मल्टीपल जगह पे यूज कर सकें, और फिर हम उन चंक्स को इकट्ठा करके उसका एक और चंक बना लेते हैं ताकि हम उसे किसी और जगह यूज कर सकें। ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पे, आपकी नेटवर्क पे, आपकी इन्वायरमेंट पे, कि आपका इन्वायरमेंट किस तरह का है, आप किस तरह यूजर को मैनेज करना चाहते हैं। तो आप जिस तरह मर्जी चाहें इन ग्रुप्स को और इन यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ग्रुप की जब हम बात करते हैं, तो जब आप ग्रुप क्रिएट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में, तो दो तरह के ग्रुप, वो उसका जो होता है, जो टाइप होती है वो दो तरह की होती है। सबसे पहली टाइप होती है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। आपने किसी फोल्डर को शेयर करना है, उस पर राइट्स देने हैं, परमिशंस देनी है, तो वो आप हमेशा सिक्योरिटी ग्रुप की तरह सिक्योरिटी ग्रुप पे करेंगे। अगर वो ग्रुप आपका सिक्योरिटी ग्रुप है, तभी आप उसको किसी एक फोल्डर पे राइट्स दे सकेंगे, परमिशंस दे सकेंगे, परमिशन डिनाइड कर सकेंगे, डिफरेंट तरह के टास्क आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, अगर तो वो सिक्योरिटी ग्रुप है। लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप है, डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप क्या होता है, ये एक्सचेंज यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं इसकी आपको एग्जाम्पल दे देता हूं कि जिस तरह मैंने बात की कि मल्टीपल यूजर एक ग्रुप का मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये एक ग्रुप है, ये इसके मेंबर हो सकते हैं, और अगर ये तब इन इन सब के मेंबर हैं, और अगर वो सिक्योरिटी ग्रुप है, तो मैं उसको इस फोल्डर पे राइट्स दे सकता हूं। लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप है, तो मैं इस ग्रुप को बना के अगर इस पे मैं ईमेल सेंड करूंगा, तो ऑटोमेटिकली इन सबको रिसीव हो जाएंगी। तो ये फर्क है सिक्योरिटी ग्रुप में, डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप में। डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप आपके एक्सचेंज में यूज होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी या डोमेन के या लोकल इन्वायरमेंट में यूज होते हैं, राइट्स देने के लिए, परमिशंस देने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमारा फोकस सिक्योरिटी ग्रुप से रहेगा, क्योंकि हम एक्टिव डायरेक्टरी के इन्वायरमेंट में हैं, विंडोज़ के इन्वायरमेंट में हैं, हम एक्सचेंज के इन्वायरमेंट में नहीं हैं। तो हम ज़्यादा सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे और सिक्योरिटी ग्रुप्स पे ही काम करेंगे। ओके, लेकिन ये टाइप आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वो ग्रुप क्रिएट करने लगते हैं कि मुझे सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, डिस्ट्रीब्यूट ग्रुप बनाना है, और फिर उसके बाद एक चीज़ होती है ग्रुप स्कोप, वो क्या उसका रखना है। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद ग्रुप स्कोप की। ग्रुप स्कोप क्या होता है, ग्रुप स्कोप को हम कैसे यूज़ करते हैं, और कैसे उस स्कोप में क्या फ़र्क है। ओके, तीन तरह के आपके पास, जब आप ग्रुप क्रिएट करेंगे तो आपको एक तो वो पूछेगा कि आपका जो ग्रुप है उसकी टाइप क्या, आप कहेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप है। दूसरा वो आपसे पूछेगा कि ग्रुप का स्कोप क्या है। ठीक है, अगर आपका मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट है, जिस जो 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 जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि हमारा एक फॉरेस्ट है, ठीक है, और इस फॉरेस्ट में मल्टीपल डोमेन्स हैं। ठीक है, जैसे अभी तो हम एक ही बना रहे हैं, और एक ये बिल्कुल सेपरेट फॉरेस्ट है और इसके अंदर भी मल्टीपल डोमेन्स हैं। तो अगर आपका कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है, तो सबसे पहले आता है डोमेन लोकल ग्रुप। डोमेन लोकल ग्रुप क्या होता है कि अगर कोई ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप है और ये आपकी डोमेन है और इसमें वो एग्जिस्ट करता है, इसमें वो एग्जिस्ट करता है, और इस ग्रुप के अंदर डिफरेंट जो हैं वो मेंबर्स हैं, डिफरेंट मेंबर्स इस ग्रुप के हो सकते हैं। ठीक है, जाहिर बात है वो इसी डोमेन के होंगे, लेकिन इसके अलावा वो इसी फॉरेस्ट की अगर तो वो ट्रस्ट रिलेशनशिप आपका है, तो इसी डोमेन की, अगर इस डोमेन के ऊपर भी कोई यूजर है, तो वो भी इस ग्रुप का मेंबर हो सकता है। ओके, ये तो आप कर सकते हैं, आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। एनी डोमेन जो आपकी फॉरेस्ट में है, किसी भी डोमेन का यूजर को, किसी भी डोमेन के ग्रुप को आप अपने डोमेन लोकल ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐड करने के बाद जब आपने इस ग्रुप को परमिशन, जाहिर बात है जब आप ग्रुप बना रहे हैं तो कोई परमिशन आपने देनी है ना इसको।
तो उस परमिशन के लिए ये लाजमी है कि वो फोल्डर, वो जगह जहां परमिशन दे रहे हैं वो सेम डोमेन में हो। अगर तो वो इस डोमेन में है तो उस डोमेन लोकल ग्रुप आपके लिए नहीं है, आप इससे वो काम नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपने किसी और डोमेन के यूजर को अपनी डोमेन में किसी यू चीज के ऊपर राइट्स देने हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज डोमेन लोकल ग्रुप है। ओके। उसके बाद आता है ग्लोबल ग्रुप। ठीक है, ग्लोबल ग्रुप के अंदर जैसे पढ़ सकते हैं कि मेंबर फ्रॉम ऑन डोमेन ओनली। इसका जो मेंबर है वो कभी भी दूसरी डोमेन का नहीं हो सकता। इसके जो मेंबर होंगे वो हमेशा, अगर इसमें मैं बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बना रहा हूं और उसका मैं स्कोप डोमेन लोकल रख रहा हूं, तो मेरे जितने भी यूजर हैं वो इसी डोमेन के अंदर होने चाहिए। अगर वो इस डोमेन, अगर किसी और डोमेन के अंदर है तो मैं उनको इसका मेंबर नहीं बना सकता। ओके। अच्छा, ये तो बात कर ली हमने मेंबर बनाने की हद तक की। मैंने ग्रुप नया बना लिया यहाँ, ठीक है, और जितने भी यूजर थे ये वाले वो इसके अंदर मैंने ऐड करवा दिए। अब तो ये बात होगी ऐड की, मेरे पास ये ग्रुप क्रिएट हो गया। अब मैंने इस ग्रुप पे राइट्स देने हैं, कोई परमिशन देनी है किसी यूजर को। ठीक है। अब परमिशन के लिए यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है डोमेन ग्लोबल में, सॉरी ग्लोबल ग्रुप में, कि वो परमिशन या वो फोल्डर या वो जगह आपकी उसी डोमेन में मौजूद हो। वो आपकी किसी भी डोमेन में हो सकती है। मतलब आप ग्लोबल ग्रुप बना के सेम डोमेन के मेंबर बना के उसको इस डोमेन के किसी फोल्डर पे एक्सेस दे सकते हैं। ओके। मतलब मल्टीपल, अगर आपको किसी और डोमेन के फोल्डर पे अपनी डोमेन के यूजर्स को राइट देने तो आप उसके लिए ग्लोबल ग्रुप बनाएंगे। ओके। अच्छा, फिर तीसरा ग्रुप आता है यूनिवर्सल ग्रुप। ठीक। यूनिवर्सल ग्रुप क्या करता है कि कोई भी मेंबर, फॉर अब हम इस फॉरेस्ट की बात करते हैं, कोई भी मेंबर, ये सेम चीज है, कोई भी मेंबर अगर आपका किसी भी डोमेन में लाई करता है, फॉर एग्जांपल एक मेंबर यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मैं एक ग्रुप बनाता हूँ इस डोमेन पर, उसका नाम रखता हूँ, उसका जो स्कोप है वो रखता हूँ यूनिवर्सल ग्रुप। ओके। यूनिवर्सल ग्रुप, तो मैं उसमें इस डोमेन के मेंबर भी ऐड कर सकता हूं, इस डोमेन का यूजर भी ऐड कर सकता हूं, इस डोमेन का यूजर भी ऐड कर सकता हूं, और इस डोमेन का यूजर भी ऐड कर सकता हूं। जब मेरे पास ये ग्रुप मेरे पास आ जाएगा, मैं क्रिएट करने में कामयाब हो जाऊंगा, तो उसके बाद जब एक्सेस की बात आती है कि अब इस ग्रुप को एक्सेस देनी है, तो वो एक्सेस मैं इसको किसी भी डोमेन पे दे सकता हूं। इस डोमेन पे भी दे सकता हूं, इस डोमेन पे भी दे सकता हूं, इस डोमेन पे भी दे सकता हूं। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे हैवी ग्रुप है आपका, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के एनवायरनमेंट में जो सबसे हैवी स्कोप है वो है यूनिवर्सल ग्रुप। यूनिवर्सल ग्रुप के साथ आप किसी भी डोमेन को अपने अपने ग्रुप का मेंबर बना सकते हैं और किसी भी डोमेन पे किसी भी फोल्डर पे उसको राइट्स असाइन कर सकते हैं। ग्लोबल ग्रुप में मेंबर आपकी अपनी डोमेन का होगा, जैसे ये डोमेन है, इस डोमेन का ही मेंबर होगा, और लेकिन वो दूसरी डोमेन को के राइट्स पे एक्सेस कर सकता है। और जो डोमेन लोकल है उसमें मेंबर आपके मल्टीपल डोमेन्स के हो सकते हैं, लेकिन राइट्स आपको हमेशा उसी फोल्डर पे उसी जगह पे देने पड़ेंगे जो आपकी डोमेन में लाइज करती। ओके। सो ये तो था आपके ग्रुप का स्कोप। ग्रुप की टाइप आपकी सिक्योरिटी है, फिर आप ग्रुप का स्कोप डिसाइड करते हैं और देन आप ग्रुप क्रिएट करते हैं। हमारे पास अभी सिंगल डोमेन एनवायरनमेंट है तो हम डोमेन लोकल भी क्रिएट कर सकते हैं, ग्लोबल भी कर सकते हैं, यूनिवर्सल भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट होगा रियल प्रोडक्शन में, तब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैंने अब अगर जो ग्रुप क्रिएट करना है वो मैं किस मकसद के लिए क्रिएट कर रहा हूं। और सबसे पहले अगर आपको मकसद पता चल जाए और अगर आपका मकसद मिलता जुलता है यूनिवर्सल से तो आप यूनिवर्सल बनाएंगे, ग्लोबल से मिलता है तो आप ग्लोबल बनाएंगे, डोमेन से मिलता है तो आप उसको डोमेन लोकल ग्रुप बनाएंगे। ओके। अब चलते हैं, हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया, यूजर्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल, जस्ट वेट मिनट, मैं डेलीगेशन से पहले अगर आपको ओयू पढ़ा दूं। हाँ, ओयू के बारे में आपको बताता हूं कि ग्रुप्स और यूजर्स के बाद हमारे पास ओयू होते हैं। जब भी आप अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में कोई ग्रुप बनाते हैं या कोई यूजर बनाते हैं तो आप उसको किसी ना किसी एक्टिव डायरेक्टरी में किसी ना किसी कंटेनर में ऐड करते हैं। उस कंटेनर को आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी कंटेनर इनटू विच यू कैन प्लेस यूजर्स, जैसे हम बात कर चुके हैं, ग्रुप्स,
हम पढ़ चुके हैं, ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर उसको प्लेस कर सकते हैं, ऐड नहीं करेंगे, सिंपल हम उस ग्रुप के अंदर रखेंगे उसको, और फिर हम कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स को भी उसके अंदर रख सकते हैं। और उसके अलावा हम एक ओयू के अंदर मल्टीपल ओयूज भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये ओयू है, ये मेरी डोमेन है, मेरे पास एक ये ओयू है, और मैं इस ओयू के अंदर एक और ओयू भी बना सकता हूँ, और इस ओयू के अंदर मैं ग्रुप्स भी रख सकता हूँ, यूजर्स भी रख सकता हूँ, कंप्यूटर भी रख सकता हूँ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रख सकता हूँ। लेकिन क्यों? ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन है कि मैं ओयू क्यों बनाऊं, ओयू की मुझे क्या जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूजर की तो आपको जरूरत है, ग्रुप की भी आपको जरूरत है, कंप्यूटर अकाउंट की भी आपको जरूरत है, ओयू की क्या जरूरत है? ओयू की आपको जरूरत इसलिए है कि सबसे स्मॉलेस्ट स्कोप होता है ये। आप जब भी ग्रुप पॉलिसीज लगाते हैं, जब भी आप क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एचआर के लोगों का काम है कि कंपनी की चीज़ें मैनेज करना, उनका ये काम नहीं है कि वो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें या अपनी एप्लीकेशन रन कर सकें, तो आप ग्रुप पॉलिसी के तहत ये चीज़ें उन पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब जब ग्रुप पॉलिसी लगेगी तो ग्रुप पॉलिसी हमेशा किसी ओयू पे लगती है, ठीक है, किसी ओयू पे लगती है, डोमेन लेवल पे लगती है। अगर आप डोमेन पे लगाएंगे तो एचआर, फाइनेंस, जितने भी आपने ओयूज बनाए हैं सब पे लग जाएगी। लेकिन अगर आप उसको किसी उसमें बनाते हैं, ओयू पे लगाते हैं, तो उस ओयू के अंदर वो जितने यूजर और ग्रुप्स हैं उनके ऊपर वो अप्लाई होगी और उसके ऊपर वो यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एक स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट बन जाता है, सिक्योरिटी लेवल के हवाले से स्कोप बन जाता है, फिर जिसके बाद आप इस पे ग्रुप पॉलिसी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी सेटिंग के बाद आप एक और चीज कर सकते हैं, वो है डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे जाके मतलब अपनी जो मैंने स्लाइड पीछे की है उसमें मैं पढ़ाता हूं आपको कि डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। ग्रुप पॉलिसी की तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये ग्रुप पॉलिसी के किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करना, किसी चीज पे राइट्स उसको बाइंड कर देना, उसकी जो बाउंड्री है उसको क्लोज कर देना, कोई ड्राइव्स मैप करवा देना, कोई प्रोग्राम रन कर देना, जब यूजर कोई स्क्रिप्ट रन, डिफरेंट टास्क हैं जो हम ग्रुप पॉलिसी से कर सकते हैं और हजारों हैं। ठीक है, लेकिन जो डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, वो बिल्कुल इससे हट के चीज है। ओके, ओके, तो ये तो था ओयू। ठीक है, कि ओयू के अंदर आप क्या करते हैं, डिफरेंट आप ग्रुप्स रखते हैं, यूजर रखते हैं, कंप्यूटर रखते हैं, और फिर उस ओयू के ऊपर आप ग्रुप पॉलिसी लगाते हैं। और अगर हम बात करें डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपका एक डोमेन एनवायरनमेंट है और आपके पास एक सिस्टम एडमिन है। ठीक है, ये आपका डोमेन और इसमें मल्टीपल ओयूज वगैरह हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो अब एक एडमिनिस्ट्रेटर ये काम तो नहीं कर सकता ना कि अगर कोई रिक्वेस्ट आए पासवर्ड रीसेट करने की, वो पासवर्ड भी रीसेट कर रहा हो, यूजर भी बना रहा हो, ग्रुप्स भी बना रहा हो, क्रिएट भी कर रहा हो। तो आप क्या करते हैं, आप अपने हेल्प डेस्क के लोगों को, सपोर्ट के लोगों को डेलीगेट कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, कि अगर ये बंदा है, अगर ये मेरा बंदा है, ये मेरा ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जितने यूजर हैं वो इस ओयू के ऊपर, ये ओयू है, इस ओयू के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यूजर हैं, ग्रुप्स हैं, ये हैं, इन सब के पासवर्ड रीसेट कर सके, इन सब को क्रिएट कर सके, नए यूजर्स, नए ग्रुप्स सॉरी, और इनको डिलीट कर सके, बजाय इसके कि आप उसे पूरी अपनी डोमेन पे राइट दें, आप एक स्पेशल ओयू पर राइट दे देते हैं जो आपकी डोमेन पे अप्लाई नहीं होते। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में, डेलीगेशन कंट्रोल के बारे में। ये मेरी फर्स्ट पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट है, ये एक डोमेन एनवायरनमेंट है, और ये मेरा सिस्टम एडमिन है। ठीक है, और ये एक मेरे पास डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट है, इसमें हर लोकल एनवायरनमेंट है, हर बंदे का अपना कंप्यूटर है, अपने ग्रुप्स हैं, इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इन्वॉल्व नहीं हो रही, कुछ भी नहीं है। तो मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की और अब मैं सबको एक सिंगल पॉइंट से मैनेज कर सकता हूं, तमाम यूजर्स को, ग्रुप्स को, हर चीज को। ओके, अब जब मैं सिंगल जगह से मैनेज कर सकता हूं तो जाहिर बात है मेरा काम बहुत ज्यादा हो गया है, मैं अब हर चीज को मैनेज नहीं कर सकता, हर ग्रुप को, हर सिंगल यूजर को मैनेज नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूं, मैंने अपने डोमेन के अंदर OU बनाया, एक OU1, OU2 और OU3। अब इस OU को आप HR, फाइनेंस और इस तरह भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और आप कहते हैं आपने एक यूजर बनाया, एक IT सपोर्ट का बंदा है, उसका नाम है एडमिन। आपने कहा जी ये जो एडमिन बंदा है ना, ये इस OU1 के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर क्या कर सकता है, उसके ऊपर वो पासवर्ड रीसेट कर, डिफरेंट पॉलिसीज हैं, पासवर्ड रीसेट कर सकता है, यूजर क्रिएट कर सकता है,
लेकिन ये एडमन कभी भी OU2 के ऊपर ये सारे टास्क नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसको राइट्स ही OU पे दिए हैं, OU1 पे, और ना ही ये डोमेन लेवल पे ये अपना ये काम कर सकता है। इसी तरह जो एडमन 2 है उसको मैंने OU2 पे राइट दे दी, और एडमन 3 है उसको मैंने एडमन 3 पे राइट दे दी है OU3 पे। तो इस तरह जो सेंट्रलाइज बंदा है एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके लिए काम का बोझ काफी कम हो जाता है। ठीक है, वो कहता है अगर पासवर्ड रीसेट करने हो मैं तुम्हें डेलीगेट कंट्रोल कर दे देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, तो तुम अपना आप इस OU के अंदर जितने भी यूजर हैं उनका पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, या इस OU के अंदर जितने यूजर हैं उनके ये कर सकते हो, वो कर, डिफरेंट टास्क उनको असाइन कर देता है, और खुद वो फिर उन सब चीजों को मैनेज करता है। ओके ये तो था कि OU क्या होता है, ग्रुप्स क्या होते हैं, आपके यूजर्स क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर अकाउंट क्या होते हैं। तो इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ, और लैब में जाके अब हम इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, यूज़र क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, स्कोप डिसाइड करते हैं, कंप्यूटर को डोमेन पे ज्वाइन करवाते हैं, फिर उस पर लॉगिन करते हैं, और फिर एक आधे यूज़र को एडमिन बना के, एक एडमिन लेवल का यूज़र बना के, फिर हम उसके ऊपर डेलीगेट कंट्रोल उसको साइन करते हैं, डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, और फिर देखते हैं हम कि वो उस OU के अंदर क्या क्या काम कर सकता है, और उस OU के बाहर जो चीजें हैं उसके ऊपर वो क्या काम नहीं कर सकता। ओके, तो बढ़ते हैं अपनी लैब की तरफ। तो लैब में देखते हैं कि अब हम इन चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। ओके गाइस, हम अपनी लैब में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल की तरफ, यूज़र एंड कंप्यूटर। और जैसा है कि मैं जो शॉर्टकट यूज़ करता हूँ वो मैं रन पे DSA.MSC यूज़ करता हूँ। आप भी चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ये डायरेक्टली आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर की विंडोज़ ओपन कर देगा। ओके, सो ये हमारी लैब है जो हमने कल इंस्टॉल की थी अपने हमारे पिछले लेक्चर के अंदर, mylab.local। अच्छा, इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जो हैं ये सारे OUs हैं। डिफ़ॉल्ट OUs जब हमने डोमेन इंस्टॉल की थी तो ये सारे OUs उसके अंदर क्रिएट हो गए थे। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक OU बनाते हैं। ठीक है, और फिर उस OU के बाद हम यूज़र्स बनाएंगे डिफरेंट, और उन यूज़र्स के बाद हम कुछ ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, फिर उन ग्रुप्स को एक फोल्डर शेयर करके उस पर परमिशन दे के देखेंगे कि आया वो जो हमने ग्रुप बनाया है वो काम भी सही कर रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद हम एक डेलीगेशन कंट्रोल देंगे, डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, एक एडमिन को एक यूज़र बनाएंगे, उसको एडमिन का नाम देंगे या कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हम उसको कुछ कंट्रोल देंगे, फिर हम देखेंगे कि आया अगर वो यूज़र लॉगिन करे तो वो उसके बाद वो काम कर सकता है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको OU क्रिएट करना है तो आपके पास ये आपके पास नज़र आ रही है लैब, आप इसके ऊपर करें क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको एक नज़र आ जाएगा न्यू का टैब। न्यू करेंगे तो ये आपसे डिफरेंट चीज़ें पूछ रहा है, शेयर फोल्डर, यूज़र, प्रिंटर, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ग्रुप, कॉन्टैक्ट, कंप्यूटर। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, OU स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो हम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ अपना नाम देंगे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट IT है, या हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल HR डिपार्टमेंट है। ठीक है, HR डिपार्टमेंट के बाद प्रोटेक्ट कंटेनर फॉर एक्सीडेंशियल डिलीशन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो कोई भी एडमिन है या इवन कि मैं भी राइट क्लिक करके इसको डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक आपको कंट्रोल देता है ताकि आपके OU को, क्योंकि अगर OU डिलीट हो गया तो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी यूज़र हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी चाइल्ड OUs हैं, वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो आप मेक श्योर करें कि आप इस चीज़ को चेक रखें ताकि कभी भी गलती से आपसे ये डिलीट ना हो। अगर आपको डिलीट वाकई करना है, ठीक है, तो आप अपनी कमांड के जरिए इसको डिलीट करें, या आप इसके एडवांस फीचर ऑन करके इसको डिलीट करें। ओके, तो मैं इस पर चेक रखता हूं और मैं इसको ओके करता हूं। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक HR के अंदर एक मेरे पास HR का OU बन चुका है। ओके, अब इस OU के अंदर मुझे यूजर्स बनाने हैं या ग्रुप्स बनाने हैं। तो अगर मैं आपके पास अगर इस पर क्लिक करें तो ये विंडो भी आ रही है ऊपर। यूज़र वो कह रहा है कि बना सकता हूं, मैं ग्रुप बना सकता हूं, या इसके अंदर एक चाइल्ड OU बना सकता हूं। सो आप जिस तरह चाहे कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करना चाहें ऐसे कर लें, राइट क्लिक करके यहाँ से बनाना चाहें यहाँ से बना लें, OU पे क्लिक करके बनाना चाहें OU पे करा लें, सभी एक ही तरह काम करते हैं। ओके, तो मैं अगर HR पे क्लिक करता हूँ और मैं एक नया यूज़र बनाता हूँ और इस यूज़र को मैं नाम देता हूँ अपना टॉम। ठीक है, क्योंकि मैं तो इस तरह के नाम यूज़ करता हूँ। इससे मुझे आसानी होती है क्योंकि टॉम और जेरी कभी भी एक ग्रुप में नहीं हो सकते, यू नो दैट, वो कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो मुझे आसानी हो जाती है राइट्स देने पे कि टॉम पे अगर ये परमिशन है तो जाहिर बात है जेरी पे ये परमिशन नहीं होंगी। ओके, तो मैं अभी टॉम बना रहा हूँ। यहाँ आप उसका फर्स्ट नेम दे सकते हैं, लास्ट नेम दे सकते हैं, फुल नेम ऑटोमेटिकली यहाँ अगर मैं कुछ यहाँ लिखता हूँ तो वो देखें वो चेंज हो गया खुद ही आ जाएगा। उसके बाद आप यूज़र लॉगिन डिसाइड कर सकते हैं, नेम के अलावा भी आप कुछ भी रख सकते हैं।
ठीक है, वो आपकी मर्जी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या उसका लॉगिन रखना है। तो अगर मैं टॉम रखता हूँ तो अब मुझे लॉगिन करना होगा, तो मैं टॉम एट माई लैब डॉट लोकल पे यूज़र नेम लिखूंगा। ठीक है, और फिर अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ मैं पासवर्ड एक सेट कर लेता हूँ। ठीक है, वो पासवर्ड जो होगा वो लॉगिन करने के लिए यूज़ करूंगा मैं। और अगर मैं इस ऑप्शन को चेक रखता हूँ, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एज नेक्स्ट लॉग ऑन, तो जैसे ही यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो एक्टिव डायरेक्टरी इसको फोर्स करेगी कि अपना पासवर्ड चेंज कर लो। ये ज़रूरी होता है, जब आप किसी यूज़र का पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो यूज़र कहता है कि मेरा पासवर्ड तो आपको ही पता है, तो ये तो वो डिफरेंट मसले। तो आप उस मसले से बचने के लिए आप इस पर चेक कर दें और यूज़र को पासवर्ड दे दें और उसे बता दें कि यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड है फर्स्ट लॉग ऑन, ताकि हमें भी पता ना हो कि आपका पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें आपने इस पर चेक किया है। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड आप कर देंगे तो यूजर अपना खुद का पासवर्ड कभी चेंज नहीं कर सकता, जो आपने डिसाइड करके उसको दिया है अब वही रहेगा। पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे क्लिक कर सकते हैं, इस ये क्लिक करेंगे तो जो पासवर्ड की पॉलिसी है ग्रुप के ऊपर, सॉरी डोमेन के ऊपर जो लगती है कि पासवर्ड इतने दिनों के बाद एक्सपायर हो जाएगा, वो पॉलिसी फिर इंप्लीमेंट नहीं होगी और इस यूजर का पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। और अगर आप अकाउंट डिसेबल कर देंगे, डिसेबल पे क्लिक करते हैं तो ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल होने का मतलब ये है कि यूजर इसको यूज नहीं कर सकेगा ऑथेंटिकेशन के लिए, ये अकाउंट उसके लिए यूजलेस है। लेकिन जब चाहें आप इसको राइट क्लिक करके इनेबल कर सकते हैं और फिर वो अकाउंट उसका यूज हो सकता है। तो मैं अभी इसको यूजर नेक्स्ट लॉगिन पे चेक रखता हूं ताकि हम वो ऑप्शन भी देख लें। ठीक है, और इसके बाद मैं एक और यूजर बनाता हूं इसके अंदर, और इसको मैं नाम देता हूं जेरी का, और बल्कि लास्ट नेम इसका हटा देता हूँ, जेरी मैंने इसका नेम रख दिया। और मैं पासवर्ड सेट करता हूँ और इससे मैं चेक हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं कह देता हूँ यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, ये भी हम देख लेते हैं इस ऑप्शन को भी, और मैं नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें मैंने टॉम बना दिया, जेरी बना दिया, अब एक दो यूज़र और बना देते हैं अपने ईजी के लिए। तो मैं हल्क बनाता हूँ, मैं किसी पे भी चेक नहीं रख रहा इधर। और अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक और यूज़र बनाना है तो वो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूं और मैं नया यूज़र बना सकता हूं। और अगर मैं चाहता हूं कि यार मैंने इस यूज़र के को किसी ग्रुप का मेंबर बनाया हुआ है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो भी इसका मेंबर बन जाए, वो भी मैं आपको बताता हूं, बल्कि नेक्स्ट हम यूज़र उसी तरह बनाते हैं। ठीक है। अभी हमारा एक यूज़र रहता है, लेकिन उस यूज़र को बनाने से पहले हम क्या क्या करना है, अभी हमने एक ग्रुप बनाने हैं दो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, न्यू ग्रुप इन दिस कंटेनर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूछ रहा है आपसे ग्रुप टाइप सिक्योरिटी, ओके, ग्लोबल उसका लेवल रखेगा। ग्लोबल का मतलब क्या है कि सिर्फ इस डोमेन के जो यूजर हैं वो इसके मेंबर हो सकते हैं। तो अभी हम ग्लोबल पे रखते हैं इसको, हमारे पास मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट नहीं है। तो मैं इसका फर्स्ट का नाम देता हूं अलाउ एक्सेस, या हम कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फोल्डर शेयर करते हैं, ठीक है, तो हम क्या देते हैं नॉन एच आर। ठीक है, एक मैं ये नाम दे देता हूँ, और एक मैं नाम देता हूँ नया ग्रुप बना के एच आर का, जो एक्चुअली एच आर का होगा। ठीक है, और एक मैं, ठीक है, अभी मैं ये दो बना रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन ग्रुप्स को, इन यूजर्स को इसका मेंबर बनाना है। अब मेंबर बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये टॉम है, तो मैंने टॉम पे क्लिक किया, मेंबर ऑफ पे गया, इसके टैब के अंदर डिफरेंट टैब नजर आ रहे हैं, तो आप मेंबर ऑफ पे जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा ओके कि किस में ऐड करना है। आप यहाँ से फॉर एग्जांपल टॉम को मैं एचआर में रखना चाहता हूँ तो मैं एचआर को करके चेक नेम करूंगा तो ये एचआर नेम रिजॉल्व करके ले आया है। अगर आपको ऐसे नहीं मिले तो आप एडवांस पे क्लिक करके यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस चीज़ को सर्च करना है। मैं कहता हूँ मैंने सिर्फ ग्रुप्स को देखना है। वो पूछेगा लोकेशन कहाँ है, मैं कहता हूँ जी माई लैब डॉट लोकल है, या मैंने इस ओयू के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं उसको देखना है। ओके, अगर मैं इस तरह करता हूँ तो देखिए मेरे पास जितने भी ग्रुप्स हैं पूरी एक्टिव डायरेक्टरी में वो ले आया। और अगर मैं इसका जो सिलेक्शन है वो अगर एच कर देता हूँ और फिर करता हूँ तो वो कहता है कि एच के अंदर सिर्फ दो ही हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल एच सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके, अब इसके बाद जो अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा हल्क है इसको मैंने नॉन एचआर का यूज़र बनाना है।
अब इसके लिए एक तो तरीका ये है, जैसे मैंने आपको भी बताया, कि आप मेंबर में जाके बना सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप नॉन एचआर को खोलें और उसके मेंबर्स में जाएं तो अभी कोई मेंबर नहीं है, तो आप यहां से भी अपने उस यूजर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने हल को इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मेरे पास ये हो गया मेरा एचआर का। एचआर के अंदर मेरे पास टॉम है ठीक है, और नॉन एचआर के अंदर मेरे पास हल्क है, और नॉन एचआर के अंदर ही मैं अपने उस यूजर को रखूंगा जेरी को, क्योंकि जारी बात है, मैं जैसे को बता चुका हूं कि मैं कभी भी इनकी जो परमिशन है उनको एक साथ नहीं रखता। तो मैं करूंगा, मैं नॉन एचआर को, नॉन एचआर के अंदर जेरी को भी ऐड करता हूं। तो मैं नॉन एचआर के अंदर जेरी को ऐड कर दूंगा। ठीक है, जेरी को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। वैसे जेरी मेरा एक दोस्त भी है तो हो सकता है वो लेक्चर देखे तो उसको याद आ जाए कि मैं उसे, मतलब गुस्सा होगा वो, तुम मेरे नाम के बना रहे हो। तो ये जेरी को और जेरी को और हल्क को, इन दोनों को मैंने नॉन एचआर का बना दिया है, और टॉम जो इस वक्त है वो एचआर का मेंबर है। ठीक है, अब मैंने एक नया यूजर बनाना है और मैं चाहता हूं कि मैं उसको एचआर का मेंबर ही बनाऊं। तो पहले मैं यूजर बनाऊंगा, फिर उसको मेंबर बनाऊंगा। अब इस केस में मुझे पता है कि मुझे एक यूजर चाहिए जो बिल्कुल सिमिलर टॉम हो। टॉम जिन ग्रुप्स का मेंबर है, मेरा नया यूजर भी उन उन ग्रुप्स का मेंबर होना चाहिए। तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं अगर टॉम पे राइट क्लिक करूं और कॉपी पे क्लिक करूं, तो वो इस यूजर के जितनी परमिशन है, जितने इसके ऊपर मैंने मेंबर बनाए हैं, उन सब की कॉपी लेके आएगा। और जाहिर बात है, मैं बना तो नहीं आ रहा हूं, तो मैं नाम देता हूं, फॉर एग्जांपल क्या दें, बैटमैन नहीं यार, ओके चलो बैटमैन दे देता हूं इसका नाम मैं। और मैं इसका एक पासवर्ड रख देता हूं, और मैं नेक्स्ट करके फिनिश कर देता हूं। अब देखें, मैंने कभी इसको मेंबर नहीं बनाया, मैंने क्या किया था, मैंने टॉम को कॉपी किया था। तो अगर मैं बैटमैन की प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो आप देखेंगे कि बैटमैन के प्रॉपर्टीज में ये जो मेंबर है बैटमैन, वो सॉरी एचआर का भी मेंबर हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने उसे कॉपी किया। तो जो परमिशन, सॉरी, जो जिन ग्रुप्स का वो मेंबर था, वो उन ग्रुप्स के अंदर ऑटोमेटिकली असाइन हो चुका है। ओके तो ये तो बात हो गई हमारी यूजर्स की, यूजर क्रिएशन की, ग्रुप क्रिएशन की। ठीक है, और अगर मैं यूजर की प्रॉपर्टीज आपको दिखा दूं तो इसके अंदर डिफरेंट टैब्स हैं। ठीक है, आप इसके अंदर चीज़ें, लास्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, ऑफिस नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस क्या है, नंबर क्या है, डिफरेंट चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। आप अकाउंट पे जाके इसकी चीज़ें, जो मैंने आपको बताया था कि आप ये चीज़ें सेट कर सकते हैं, डू नॉट रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड एंड डिफरेंट एक्टिविटी, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अकाउंट डिसेबल कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, तो डिफरेंट सेटिंग्स आप इसकी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन अभी तक हमारा कंसर्न सिर्फ जनरल एड्रेस से और अकाउंट से है, और उसके बाद मेंबर ऑफ से है, तो अभी हम इन पे ही रहते हैं। ठीक है और इसके बाद अगर आप किसी ग्रुप की प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो वहां हमको इतने टैब नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए इतनी चीजें रिक्वायर्ड नहीं होती। उसके लिए डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, वो ग्रुप के, वो ग्रुप कौन कौन सा यूजर उस ग्रुप का मेंबर है, और वो ग्रुप नेक्स्ट किस ग्रुप का मेंबर है। अभी तो हमारा ग्रुप सिंगल है, किसी का मेंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ मेंबर ऑफ आपको एम्प्टी नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये ग्रुप किसी और ग्रुप का भी मेंबर होगा, तो अगर मैं उसको यहाँ ऐड कर दूंगा तो वो इसके अंदर नजर आ जाएगा। ओके सॉरी, अब क्या करना है, मैंने एचआर के अंदर एक आईटी का, फॉर एग्जांपल मैं ओयू बनाता हूं, और मैं चाहता हूं कि आईटी के ओयू के अंदर कोई एक बंदा है, मैं उसको चाहता हूं कि वो इस पूरे ग्रुप के चीज़ों को मैनेज कर सके। तो मैं करता हूं, मैं एचआर पे राइट क्लिक करके न्यू ओयू बनाता हूं, और मैं इसका नाम देता हूं आईटी डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो देखें ये आपका जो नया ओयू बना है वो आपके एचआर के फोल्डर के, एचआर के ओयू के अंदर नजर आ रहा है आपको, और ये इसका चाइल्ड ओयू है। ओके, तो इसलिए ये आपको एचआर के ओयू के अंदर नजर आ रहा है। अब मैं आईटी के अंदर जाता हूं, और यहां मैं एक यूजर बना देता हूं, एक जिसको मैं जाहिर बात है राइट दूंगा। ठीक है, आईटी इसका लॉगिन ही होगा, और इसका मैं पासवर्ड सेट कर देता हूं। ये मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। अब मैंने पास आईटी का भी एक यूजर है जिसको मैं डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करूंगा, और उसके बाद मेरे पास कुछ ग्रुप्स भी हैं, कुछ यूजर्स भी हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम उनके साथ किस तरह खेल सकते हैं, किस तरह हम डेलीगेशन और चीजें वगैरह मैनेज कर सकते हैं। ओके,
सो अब हम चलते हैं अपने क्लाइंट की तरफ। मैंने एक विंडो 7 की फ्रेश विंडो इंस्टॉल की है, विंडो 7 उसके। अब हम चलते हैं उसके ऊपर और हम देखते हैं कि हमारी जो विंडो 7 है, ठीक है, उसके ऊपर अगर हमने अब सबसे पहले हम उसको डोमेन ज्वाइन करवाएंगे। ठीक है, जो डोमेन ज्वाइन करवाएंगे और उसके बाद हम उसको डोमेन पे लाके अपने किसी ना किसी एक यूज़र से या 2-3 यूज़र से लॉगिन करके देखते हैं कि वो हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। ये मेरी विंडो 7 है। अभी मैं इसमें लॉगिन हूँ, लॉगिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका ये नेम है और अभी ये वर्क ग्रुप के ऊपर है। ओके, तो सबसे पहले जो मुझे काम करना है, क्योंकि मैं अभी लैब इन्वायरमेंट में हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ्लिक्ट करे मेरी फायरवॉल से और मेरे जो चीज़ें हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएं। तो मैं अपनी सबसे पहले फायरवॉल ऑफ कर दूंगा और उसके बाद मैं अपने इस कंप्यूटर को डोमेन पे ज्वाइन करवाऊंगा, ताकि मुझे डोमेन ज्वाइन करवाते हुए कोई मसला पेश ना आए। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसका आईपी सेट करना है, क्योंकि मैंने अभी विंडो इंस्टॉल की है। आईपी जाहिर बात है सेम क्लास का होना चाहिए, ताकि वो अगर सेम क्लास का नहीं है तो ये उसके लिए ज़रूरी है। अगर दूसरी क्लास का भी है तो इंटरलिंकिंग कोई उसकी ऐसी होनी चाहिए कि वो आपकी डोमेन को पिंग कर सके। क्योंकि अगर अगर वो पिंग नहीं कर सकेगा, ठीक है, अगर वो पिंग नहीं कर सकेगा तो जाहिर बात है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। और इसके डीएनएस के अंदर हमेशा आपने मेक श्योर करना है आपकी डोमेन का आईपी है। अगर आपकी डोमेन का आईपी इधर नहीं है, आपने नहीं दिया हुआ, तो वो डोमेन के नेम को रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, और अगर नेम को रिजॉल्व नहीं कर पाएगा तो वो एक्सेस नहीं लेके आ सकेगा। तो ये ज़रूरी है कि आपके पास आपके लोकल डीएनएस में आपके डोमेन का आईपी होना चाहिए। ओके, अभी ये पिंग नहीं कर रहा, मैं देख लूँ कि क्या मसला है इसके अंदर। आईपी वेरीफाई करते हैं 10.10.10.1। ओके, और अगर मैं इसकी किधर गई सेटिंग, सेटिंग देखना चाहूँ, और मैंने नेट पे किया हुआ है, सॉरी मैंने दूसरी मशीन को अपने होस्ट पे रखा था, तो मैं भी इसको होस्ट ओनली कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप VMware यूज़ कर रहे हैं तो वो जाहिर बात है उसका नेटवर्क एक ही होना चाहिए, वरना वो आपस में नहीं। जैसे कि अभी मैंने वो चेंज किया तो अभी मेरा पिंग हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। अब जबकि ये एक्सेस हो रहा है तो इसका मतलब मैं डोमेन पे जा सकता हूँ, और मैंने डीएनएस में इसका आईपी दे दिया है अपनी डोमेन का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी इस विंडोज को डोमेन पे ज्वाइन करवाएंगे। तो ज्वाइन करवाने के लिए आप क्या करेंगे, सिस्टम माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसकी चेंज सेटिंग में जाएंगे। वो विंडो 7 है, विंडो 10 है, कुछ भी है, उसके लिए सेम स्टेप्स हैं। सेटिंग में जाके आप यहाँ चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज के बाद आप कहेंगे मेंबर ऑफ डोमेन। अब मेंबर ऑफ डोमेन में आप अपने डोमेन का नाम देंगे। मेरे केस में ये mylab.local है, आपके केस में ये जो भी है आप वो देंगे, और उसके बाद यहाँ आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देंगे। जब तक आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं देंगे, ये आपकी डोमेन को ज्वाइन नहीं करवा सकता, क्योंकि ये उससे ऑथेंटिकेट नहीं हो सकेगा। और एडमिनिस्ट्रेटर को राइट है कि वो आपका इसका जो सॉरी ऑब्जेक्ट है वो आपकी डोमेन में क्रिएट कर सके। ओके, सो अभी जैसे इसने टाइम लिया है, अभी के डीएनएस था इसलिए इसने ज्वाइन कर दिया। अगर डीएनएस नहीं होता तो ये पिंग भी नहीं करता मेरे mylab.local को, और कभी भी ये डोमेन ज्वाइन नहीं होती। अगर फ्यूचर में डोमेन ज्वाइन होने के बाद भी अगर आपका डीएनएस चेंज हो चुका है, तो आपका जो यूजर है वो लॉगिन नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं करवा सकेगा अपनी डोमेन से, और बहुत से प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकते हैं। तो अभी मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, क्योंकि रीस्टार्ट करेगा ये डोमेन पे आने के लिए। तो जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है हम चलते हैं डीसी के ऊपर। और डीसी के ऊपर मैं दिखाता हूँ कि ये जो अगर आप मैं इसके ऊपर जाऊँ, इसके अंदर कंप्यूटर के ऑब्जेक्ट में जाऊँ, तो भी मेरे पास कोई यहाँ वो नहीं आ रहा कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन जब भी जैसे ये अभी मेरे पास आ गया है, क्योंकि ये रीस्टार्ट हुआ है तो उसने अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पास कर दी है। तो जितने भी आपके कंप्यूटर हैं वो आपके यहाँ आ जाएंगे, और अब आप चाहें, ठीक है, तो आप इसको अपने कंसर्न फोल्डर, क्योंकि जाहिर बात है ये मैंने बनाया फॉर एग्जांपल एचआर के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एचआर में मूव करूँ। ठीक है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके मूव करके इसको एचआर के ग्रुप के अंदर या किसी भी जगह पे इसको मूव कर सकता हूँ, जो कि मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहें सेंट्रलाइज तरीके से चीज़ों को मैनेज करना चाहें, तो आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह मूव कर सकते हैं अपने उसके अंदर। ठीक है, अब अगर मैं इस के पे डबल क्लिक करूँ या इसकी प्रॉपर्टीज लूँ, तो ये आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। जाहिर बात है जब इसने डोमेन ज्वाइन किया तो इसने कुछ इन्फॉर्मेशन पास की है डोमेन कंट्रोलर को। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 प्रोफेशनल है,
सर्विस पैक 1 है, वर्जन इसका 6.1 है। मेंबर ऑफ डोमेन कंप्यूटर्स के ग्रुप का है बाय डिफॉल्ट। जिस तरह हम यूजर बनाते हैं तो वो डोमेन यूजर्स का मेंबर बन जाते हैं। इसी तरह जब आप कंप्यूटर डोमेन पे ज्वाइन करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके डोमेन कंप्यूटर्स का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, डेलीगेशन अभी हमने कोई नहीं की, सिंपल है। ठीक है, लोकेशन अभी हम मतलब हम डिसाइड नहीं किया हमने क्या लोकेशन है, हमने चीज़ें को मैनेज नहीं किया। तो ये मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ कि ये वो इन्फॉर्मेशन है जब उसने डोमेन ज्वाइन की है तो उसने आपकी इन्फॉर्मेशन पास की है, जिससे आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी के एनवायरनमेंट में ये इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल में मेरा सिस्टम अब वापस आ चुका है, तो मैं चलता हूँ विंडोज 7 पे और अभी ये स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने के बाद हम इस पे किसी ना किसी एक यूज़र से लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद हम देखते हैं कि वो हम मेरी प्रोफाइल क्रिएट करेगा और मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के एनवायरनमेंट में मुझे लॉगिन कर देगा। ओके, वेट करते हैं। ओके, ये आ चुका है और मैं अगर इसके ऊपर सबसे पहले अगर आप यूज़ करें तो आप स्विच यूज़र करेंगे। अदर यूज़र करेंगे तो ये देखें कह रहा है लॉग ऑन टू माई लैब, मतलब माई लैब पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। मैंने अपना यूज़र बनाया था टॉम, मैं टॉम लिख देता हूँ इसके ऊपर और मैं अपना पासवर्ड यहाँ पुट करता हूँ। देन आई विल बी आई शुड बी एबल टू लॉग इन बडी, डोंट डू दैट, नो वे। ओके, मेरे ख्याल में जेरी को ट्राई करते हैं। जेरी को उसने लॉगिन कर दिया है। टॉम का मेरे ख्याल में पासवर्ड मैंने सही सेट नहीं किया है, कुछ और सेट कर दिया है गलती से प्रेस होके। तो अब हम पासवर्ड एक रीसेट भी कर लेते हैं। बल्कि ये पासवर्ड हम खुद नहीं रीसेट करेंगे, ये हम जो हमने आईटी का यूज़र बनाया उससे रीसेट करवाएंगे डेलीगेट कंट्रोल दे के, तो हमें पता भी चल जाएगा कि पासवर्ड किस तरह रीसेट करते हैं। ओके तो अभी ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं लॉगिन कर रहा हूँ, इसलिए ये मेरी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट बना रहा है, मेरी प्रोफाइल बना रहा है। ठीक है, अब इसने मुझे ज़ाहिर बात है ऑथेंटिकेट किया है मेरी एक्टिव डायरेक्टरी से, क्योंकि ये यूज़र वहीं बना हुआ है, पासवर्ड भी वहीं का है। और टॉम से जैसे मैं लॉगिन करने की ट्राई कर रहा था तो पासवर्ड रॉन्ग आ रहा था। तो ज़ाहिर बात है वो उसने चेक किया, मेरा पासवर्ड नहीं मैच किया मेरे जो मैंने पासवर्ड सेट किया हुआ, तो उसने मुझे लॉगिन करने नहीं दिया उसके ऊपर। ओके तो इट विल टेक सम टाइम। तो जब तक ये होता है तब तक हम क्या करते हैं, मैं जो करना चाह रहा हूँ, ज़ाहिर बात है अब हमने ग्रुप्स बनाए हैं तो उन ग्रुप्स को मैनेज भी करना है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन ग्रुप्स पे किस तरह चीज़ें मैनेज होती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। ठीक है, एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसको शेयर करते हैं और उसको एचआर के साथ और नॉन एच दो फोल्डर हैं वो शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक फ़ोल्डर बनाया है ये वाला, और इसको मैं नाम रखता हूँ नॉन एचआर। ठीक है, और इसकी मैं अगर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ और इसको मैं शेयर करूँगा, शेयर कर देता हूँ, चाहे शेयर पे क्लिक कर दूँ, इधर मैं एडवांस शेयरिंग पे चला जाऊँ तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ फाइंड पीपल, और मैं कहता हूँ नॉन एचआर के जो ग्रुप है उसके साथ शेयर कर दो। अब नॉन एचआर के ऊपर जितने भी इसके यूज़र्स हैं उन सब पे शेयर हो जाएगा, और मैं कहता हूँ ये दोनों रीड एंड राइट की एक्सेस इन पे हो। ओके, ये इसके ऊपर रीड एंड राइट कर सकें। ऑनर इसका जारी बात है मैंने क्रिएट किया तो एडमिनिस्ट्रेटर है और ऑनर एडमिनिस्ट्रेटर्स ही रहेंगे इसके। अभी ये मेरे फोल्डर को शेयर कर रहा है। ठीक है, जैसे मेरा फोल्डर शेयर हो जाएगा हम एक और फोल्डर बनाते हैं एचआर के नाम से और उसको शेयर करते हैं एचआर के यूज़र के साथ। ठीक है, ताकि जब हम लॉगिन करें तो हम चेक कर सकें कि परमिशंस हमने दी हैं वो किस तरह मिल रही हैं और यूज़र पे सही अप्रोप्रिएट हो रही हैं कि नहीं। ओके, सो मैं इसको डन करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। एक और फोल्डर बनाऊंगा मैं और मैं इसका नाम रखता हूँ एचआर, और मैं इस फोल्डर की अगर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसको वही वही स्टेप दोबारा रिपीट करूँगा, लेकिन इस दफ़ा मैं नॉन एचआर की बजाय एचआर को ये फोल्डर शेयर करूँगा। तो मैं कहता हूँ कि फाइंड पीपल एचआर। ओके, और मैं सॉरी मैंने रीड के राइट रीड दिया है तो सारी बात है, चलें ये भी देख लेते हैं कि रीड देने से क्या होता है, रीड राइट देने से क्या होता है। सो अभी ये शेयर हो जाएगा और शेयर होने के साथ ही फिर हम देखते हैं कि हम इसको डन करते हैं, ओके करते हैं, क्लोज करते हैं, और अब हम चलते हैं विंडोज 7 पे।
ठीक है, VMware टूल्स, ओके। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मैं जेरी से लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है, और मेरा कंप्यूटर डोमेन पे है, और मेरी इसने ऑथेंटिकेट करवा दिया है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो हमने फ़ोल्डर शेयर किया है अभी, उसको एक्सेस करने के लिए अपने सर्वर पे जाता हूँ, और सर्वर का यहाँ मैं आईपी दूंगा शेयरिंग के लिए। जब आप फोल्डर शेयर करते हैं तो आप इस तरह उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब मैं इसका आईपी देता हूँ और इसको एंटर करता हूँ। अभी मेरे पास ये विंडो ओपन कर देगा उस सर्वर की। फिर उसके बाद मेरे फोल्डर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अच्छा, नेट लॉगऑन और सिसवॉल, ये दो फोल्डर हैं जो डोमेन कंट्रोलर पे बाय डिफ़ॉल्ट शेयर होते हैं। इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, ये ग्रुप पॉलिसीज़ और डिफरेंट चीज़ों के लिए मैनेज होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मेरे पास दो आपको नज़र आ रहे हैं, एचआर और नॉन एचआर। अब सीरियसली मुझे नहीं याद कि ये जो जेरी है ये एचआर का मेंबर है या नॉन एचआर का। तो ट्राई करते हैं एक्सेस करने की एचआर को, ठीक है। तो वो देखें, एक्सेस नहीं करने दे रहा, इसका मतलब मैंने इसका मेंबर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने राइट एचआर को ही दिए थे इसके ऊपर। ओके, सो अगर मैं नॉन एचआर में जाऊँगा तो ये देखें मुझे नॉन एचआर के ऊपर इसने राइट्स दे दिए हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में जेरी के लिए हम नहीं, सॉरी, जेरी के लिए हमने रीड एंड राइट दिए थे। तो ये रीड एंड राइट मैंने फोल्डर बनाता हूँ, ये देखें फोल्डर क्रिएट कर पा रहा है, और ये इसको मैं यहाँ से डिलीट कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये तो था कि हमारा जेरी का जो एक नॉन एचआर का मेंबर है और उसके ऊपर एचआर की परमिशन नहीं है, क्योंकि हमने राइट ही नहीं दिए। और जितने भी मेंबर होंगे जो एचआर के मेंबर, क्योंकि हमने ग्रुप बताया ना, हमने ये तो नहीं बताया कि टॉम को राइट है या जेरी को राइट है, ग्रुप बताया। तो जितने भी वो उसके मेंबर हैं वो उसको नहीं कर सकेंगे। ओके, अब मैं इसको लॉग ऑफ करता हूँ, क्योंकि अब मैं लॉगिन करता हूँ अपने दूसरे यूज़र से, ठीक है। दूसरा मैं यूज़र देख लूँ, जैसे अभी हमने नॉन एचआर से, अब हमने एचआर के यूज़र से लॉगिन करना है। तो एचआर में मेरे ख्याल में मेरे पास टॉम है, तो सबसे पहले टॉम का पासवर्ड रीसेट करते हैं। टॉम है मेरे पास एचआर में, और मैं टॉम का पासवर्ड रीसेट करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अब मुझे इससे लॉगिन करना है। और मैं कहता हूँ ये मैंने पासवर्ड इसका रीसेट कर दिया, और मैंने नेक्स्ट लॉगिन पे चेंज नहीं करवाया, या चलें चेंज का कह देते हैं इसको, पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट। इस पे गया मैं अपने क्लाइंट पे, और मैंने कहा अब मुझे स्विच यूज़र करना है, जेरी से नहीं करना मुझे लॉगिन, मैंने टॉम से करना है। तो मैं टॉम से करता हूँ। ये मुझे कह रहा है यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड बिफोर लॉगिन, आई सेड ओके। अब मैं यहाँ अपना न्यू पासवर्ड जो भी मैंने वो डिसाइड करना है वो मैं रख दूंगा इधर। अब ये पासवर्ड देखिए मैंने स्मॉल रखा था, तो ये मीट नहीं कर रहा मेरी ग्रुप पॉलिसी से, जो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपना पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रखना होगा जिस तरह मेरा ओल्ड था, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रख लेता हूँ। मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया है, अब ये मेरा पासवर्ड चेंज कर देगा, और चेंज करने के बाद मुझे लॉगिन कर देगा। पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज्ड, ओके। अब मैं इसमें लॉगिन हो जाऊंगा, और लॉगिन होने के बाद जाहिर बात है फिर हम अगला काम करेंगे। अगला काम हमारा क्या है जी, हम डोमेन के उस शेयर को एक्सेस करेंगे और देखेंगे कि जाहिर बात है टॉम एचआर का मेंबर है, तो टॉम को एचआर के ग्रुप के ऊपर, एचआर के फोल्डर के ऊपर जो शेयर है एचआर के साथ, उसके ऊपर राइट्स मिलने चाहिए। ओके, सो मैं रन पे जाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैं लॉगिन हो चुका हूँ इससे, और मैं अपने सॉरी इसका आईपी देता हूँ, और थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि ये नॉर्मल इन्वायरमेंट है। ओके, अब टॉम एचआर का मेंबर है, नॉन एचआर का नहीं है, तो इसको नॉन एचआर पे राइट्स नहीं मिल रहे, ये इस पे उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। लेकिन जब ये एचआर पे जाएगा, राइट्स हैं लॉगिन, लेकिन याद है आपको हमने इसे रीड राइट दिए थे, राइट नहीं कर सकता इसके ऊपर। तो ये देखें, ये एक फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकता, कुछ पड़ा होगा इसके अंदर, उसको रीड कर सकता है, ओपन कर सकता है, लेकिन कभी भी इसके ऊपर राइट नहीं कर सकता। ओके, तो ये तो थी छोटी सी एग्जांपल आपके ग्रुप्स की परमिशन की किस तरह मैनेज होती हैं, यूज़र की, मेंबरशिप की, ठीक है। अब हम ओयू की, अब हम चलते हैं अपने डेलीगेट कंट्रोल की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हूँ, और एडमिनिस्ट्रेटर इसका पासवर्ड रीसेट कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र है, यूज़र के अंदर फॉर एग्जांपल एक मैं नया यूज़र बनाता हूँ, सिर्फ टेस्ट यूज़र, ताकि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये टेस्ट यूज़र मैंने क्यों बनाया है।
और ये किसी और OU में है। ओके ओके, मैंने यूजर टेस्ट यूजर बना दिया है। अब मैं HR पे क्लिक करता हूँ और मुझे HR के OU के ऊपर डेलीगेट कंट्रोल देना है, डेलीगेट राइट्स देने हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल देना है मुझे अपने IT के बंदे को। तो मैं ये खोलूंगा विजिट इसका, इसमें नेक्स्ट करूंगा। मैं सबसे पहले आपके कहा सिलेक्ट यूजर, वो यूजर बताओ whom you want to delegate control। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा अपना IT, क्योंकि वो मैं IT को देना चाहता हूँ। अब लाजमी नहीं है कि वो मेंबर इसी OU के अंदर हो, वो मेंबर चाहे डोमेन का हो, किसी और OU में भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन मैंने आपकी इजी के लिए इसको, इजीनेस के लिए मैंने आपको इसके अंदर बना के दिया है। ठीक है, ये IT का है। नेक्स्ट करता हूँ। क्या कहता है, डेलीगेट द फॉलोइंग कॉमन टास्क। मतलब कॉमन टास्क यही है, लेकिन आप बहुत कम्प्लेक्स करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट ये ले सकते हैं। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग में डेलीगेट नॉर्मल पे रहें। और सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है, क्रिएट की, क्रिएट डिलीट एंड यूज़र अकाउंट्स। ठीक है, ये कर सके। सॉरी, क्रिएट की नहीं देते, हम इसे देते हैं कि ये सिंपल पासवर्ड रीसेट कर सके। ओके, पासवर्ड रीसेट किधर ही होगी, यूज़र ऑल, हाँ, रीसेट यूजर पासवर्ड एंड फोर्स पासवर्ड। ठीक है, मैं सिर्फ इसका राइट दे रहा हूँ उसको कि ये सिर्फ यूजर्स के पासवर्ड रीसेट कर सके। मल्टीपल भी दे सकता हूँ, लेकिन समझाने के लिए, इजी के लिए, आपकी आसानी से समझने के लिए मैं भी सिर्फ इसको यूजर पासवर्ड के राइट दे रहा हूँ इस OU के ऊपर। नेक्स्ट करूंगा, फिनिश कर दूंगा। ओके, जैसा कि हमने एक वो दे दिए हैं उसको राइट्स IT को। अब हम चलते हैं अपनी विंडोज 7 की मशीन पे, और विंडोज 7 की मशीन पे सबसे पहले हम उस यूज़र से लॉगिन करते हैं जो कि है IT। और हम इसके लॉगिन करने के बाद हम यहाँ से अपना पासवर्ड रीसेट करेंगे डोमेन कंट्रोलर का, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये एक सिंपल डोमेन यूज़र है, तो इसके इस यूज़र को राइट नहीं है कि वो डोमेन के ऊपर लॉगिन कर सके, डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, सॉरी, डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इस पर्पस के लिए आपके पास एक टूल होता है RSAT, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन किट। ठीक है, वो मैंने डाउनलोड कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। आप भी चाहें तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद मैंने वो अपने एक यूज़र की उसके अंदर रखा है, बल्कि मैं मतलब यहाँ से नहीं लेता, मैंने डाउनलोड कर लिया है और मैं IT रिलेटेड सॉफ्ट के अंदर, ये मेरा वो है, क्या कहते हैं, सेटअप है। सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, और अब ज़ाहिर बात है कि सिंपल यूज़र है तो ये इसको इंस्टॉल नहीं करने देगा, ये इसके लिए रिक्वायर करेगा कि आप मुझे डोमेन एडमिन का पासवर्ड दें। तो वो मैं इसको दूंगा, उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, और फिर उसके बाद ज़ाहिर, क्योंकि ये टॉम है, सॉरी ये IT का बंदा है, और इसके ऊपर इसको राइट्स हैं कि वो डोमेन पे डोमेन कंट्रोलर को कनेक्ट करके उसके अकाउंट्स वगैरह रीसेट कर सके, पासवर्ड्स को। तो वो उसे करना चाहिए। तो अभी हम इसको सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। इसको मैं पहले से भी इंस्टॉल रख सकता था, लेकिन ये मैंने आप लोगों के लिए किया है ताकि आप लोगों को भी पता चले कि अगर आपके पास विंडोज 7 की मशीन है और वहाँ से आप एक्टिव डायरेक्टरी के कुछ चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जिसको आपने राइट्स दिए हैं वो उस पर लॉगिन तो ना करे डोमेन कंट्रोलर पे, लेकिन उसको रिमोटली मैनेज कर सके। ठीक है, अपने अपनी विंडोज़ की मशीन से, चाहे वो 10 है, कुछ भी है। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ये कहूँगा डू यू यस कर दूंगा इसको, और अब मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। और फिर जब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ और फिर हम इसको मैनेज करते हैं। ओके ओके गाइस, जो हमने लगाया था अपडेट के लिए वो रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल, वो इंस्टॉल हो चुका है। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको करना है, आपको अपने माई कंप्यूटर, सॉरी, कंट्रोल पैनल में इंस्टॉल प्रोग्राम में फीचर्स में जाना है, टर्न ऑन विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ। और यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल का आपके पास एक फीचर आ रहा है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे और जितने भी आप फॉर एग्जांपल इसके फीचर हैं आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसे आप देख सकते हैं DDC DS टूल्स, और यहाँ आपके पास डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम एक्टिव डायरेक्टरी पे हैं तो हम ADDS एंड ADDS टूल्स इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और जितने भी इसके हैं मैं इन सबको चेक कर देता हूँ, और क्योंकि हम एक्टिव डायरेक्टरी में हैं तो हमें यही चाहिए। और सॉरी,
इसको मैं अनचेक रखता हूँ और ये मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल भी कर लेते हैं और जितने भी एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड है वो सारे मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं। ओके, और सॉरी, उनको ऑन कर रहा हूँ फीचर्स को। अब ऑन करूँगा तो ये कुछ मिनट्स लेगा और ये मिनट्स के बाद मेरे इस विंडोज़ के एनवायरनमेंट में ये जो ये टूल्स हैं उनको एक्टिव कर देगा और उसके बाद हम जैसे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स माइक्स सर्वर में ओपन करते थे वो हम लोकली भी ओपन कर सकेंगे जो बैक एंड पे हमारे कनेक्ट हो, क्योंकि मैं लॉगिन हूँ अपनी आईटी के यूज़र से माई लैब डॉट लोकल की डोमेन पे, तो ऑटोमेटिकली ये उसी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कनेक्ट करेगा, मेरे राइट्स देखेगा कि इस यूज़र को राइट है यूज़र एंड कंप्यूटर्स के टूल पे जो कि मैंने दिए हुए हैं, क्योंकि मैंने एक ओयू का राइट दिया है तो इसलिए वो उस ओयू के ऊपर जाके मुझे वो चीज़ ला के दिखा देगा। सो वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट होता है, तो उसके बाद वापस आते हैं और फिर हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमने डेलीगेशन कंट्रोल दिए थे आईटी के यूज़र को वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, तो ये मेरा फीचर इनेबल हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपल अपने स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं जैसे मेरे पास ये ऐड हो चुका है। अगर मैं ऑल प्रोग्राम्स में जाऊँगा और यहाँ से अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन जो टूल्स होते हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बस, इसमें चले जाएंगे तो यहाँ भी आपको ये देखें वो एडमिनिस्ट्रे जो एक्टिव डायरेक्टरी के मॉड्यूल हैं जो हमने ऐड किए वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स हमने खोलना है, ठीक है। अब इसको उसी तरह आप डी एस डॉट एम एस सी करके भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, हमने एक इस आईटी के यूज़र को इस एचआर के ऊपर हमने कहा था कि किसी का भी पासवर्ड रीसेट कर सके। फॉर एग्जांपल ये मेरा बैटमैन है यूज़र, इसको मैं पासवर्ड रीसेट करने की कमांड देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसका पासवर्ड रीसेट करते, ये देखिए इसने पासवर्ड इसका रीसेट कर दिया क्योंकि राइट है। लेकिन अगर मैं किसी टॉम के यूज़र को डिलीट करने का कहता हूँ तो ये कहेगा कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप किसी भी यूज़र को डिलीट नहीं कर सकते। और अगर मैं यूज़र में जो टेस्ट बनाया था मैंने एक यूज़र, उसका पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे पासवर्ड रीसेट करने नहीं देगा क्योंकि मैंने उसको वो जो परमिशन लगाई थी वो मैंने एचआर पे लगाई थी, सिर्फ इस ओयू के अंदर जो है उसके पासवर्ड ही रीसेट कर सकता है। तो इसलिए ये देखें, ये सिर्फ इस ओयू के अंदर जितने भी यूज़र हैं उन सब का पासवर्ड रीसेट कर सकता है और इस ओयू के ऊपर भी रीसेट कर सकता है। ओके गाइस, ये तो थी आपकी क्लास जिसमें आज हमने पढ़ा यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में, फिर डेलीगेशन कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो आई होप आपने ये लेक्चर मेरा फॉलो किया अगर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दिया जाए। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।